हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार एक स्टूडेंट जो है वो प्रिंसिपल चैम्बर में गया। सर से उसने रिक्वेस्ट की, सर जिस रूम में हमारी क्लास चल रही है उस रूम में गर्मी बहुत है, हम प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पा रहे। प्रिंसिपल साहब ने पूछा, भाई क्या हुआ, कोई इलेक्ट्रिसिटी की बात प्रॉब्लम है क्या। बच्चा बोला, नहीं नहीं सर, फैंस चल रहे हैं, चार फैंस चल रहे हैं, लेकिन हमारे रूम में विंडो नहीं है, तो इस वजह से जो प्रॉपर वेंटिलेशन है वो नहीं हो पाता, और इसीलिए फैंस जो है उनकी हवा हम तक पहुंचती ही नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने उसकी बात सुनी और फिर जोर से चिल्लाए, क्यों भाई, यहां पढ़ने आते हो या विंडो की हवा लेने। बच्चे ने सुना और बाहर आ गया, और करे भी क्या। बाहर बच्चे ने देखा कि एडमिशन सेल की तरफ, जहाँ पे बच्चे एडमिशन की इंक्वायरी के लिए आते हैं, वहाँ पे कुछ 4-5 बच्चे इंक्वायरी के लिए आए हुए थे। वो बच्चा उन 4-5 बच्चों के पास पहुंचा, हाय हेलो की, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, और उन बच्चों के साथ बात की। और थोड़ी देर बाद वो बच्चे बिना एडमिशन फॉर्म लिए हुए वहाँ से चले गए। अब उस बच्चे ने वहाँ जाके क्या कहा होगा, ये बात आई डोंट थिंक कि आपको बताने की ज़रूरत है। अब बच्चों, आप कहेंगे कि सर आप बोर्ड पे तो फैक्ट्री एक्ट लिखा हुआ है और बात आप किसी स्कूल कॉलेज की कर रहे हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने मजदूरी की हो या मजदूरी कर रहा हो। हाँ, कई बार ऐसा हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि वो एक रेहड़ी लगाता था, आईएएस ऑफिसर बन गया, वो मूंगफलियाँ बेचता था, आरजीएस बन गया, जुडिशरी में जज बन गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते पर एक मुकाम तक पहुंचते हैं, लेकिन ये बच्चे हमेशा एक्सेप्शन होते हैं और इसी वजह से हमेशा याद आते हैं, हमेशा उनकी तारीफ होती है, उनकी बात होती है। लेकिन मैक्सिमम आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने लेबर की हो या लेबर कर रहा हो। तो इसी वजह से मैंने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है ताकि आप एक छोटी सी बात समझ सको कि जिनकी वजह से हमें अर्निंग हो रही है, जो हमारे सोर्स ऑफ इनकम है, अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे, जिनकी वजह से हम ऐसी रूम्स में बैठे हैं, जिनकी वजह से हमारे बच्चे जो है वो आज महंगी महंगी कारों में घूम रहे हैं, अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो हम ज़्यादा टाइम एडजस्ट नहीं कर सकते। चाहे आप कोई स्कूल चला रहे हैं, कोई कॉलेज चला रहे हैं, या आपकी फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप एक फैक्ट्री रन कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज के अंदर बच्चा जो है वो स्कूल मैनेजमेंट का अर्निंग सोर्स है, और इसी तरह से अगर फैक्ट्री के अंदर मजदूर ढंग से काम करता है तो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, तो आपकी कमाई भी बहुत अच्छी होगी। मतलब ये हुआ, मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। एवरीबडी नोज कि स्कूल्स कॉलेजेस दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फैक्ट्रीज अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, याद रखिएगा। तो जिस तरह से एक स्कूल कॉलेज के अंदर इस बात का ध्यान रखा जाए कि स्टूडेंट्स की को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, उसी तरह से एक फैक्ट्री में भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो वर्कर्स हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज दी जाए। What should be done for the better health? What should be done for their welfare? What should be the provisions regarding safety? अगर ये सब पॉसिबल है और आप करते हैं तो यकीन मानिए
आपकी एग्जिस्टेंस है, और अगर आप इनको अवॉइड करते हैं तो एग्जिस्टेंस आपकी ज़्यादा नहीं है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, मिल्स जिनके हम आज नाम सुनते हैं वो बंद हो गई। वर्कर्स जो है वो अपनी मर्जी से, अपने मज़े के लिए स्ट्राइक नहीं करता, उसको कोई ना कोई मजबूरी होती है, वो सिचुएशन आपने उसके सामने क्रिएट की है तो वो स्ट्राइक की बात करता है। तो बच्चों, वी आर टॉकिंग अबाउट लेबर लॉज। हमने द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के कुछ प्रोविजंस रिलेटिंग टू हेल्थ अपने पिछले चैप्टर में किए थे, पिछली क्लास में किए थे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। एक एम्प्लॉयर को अपने वर्कर्स की वेलफेयर के लिए, उसके कल्याण के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या प्रोविजंस जो हैं। तो आप देखिएगा हमारे पास द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर जो सेक्शन 42 टू 50 यानी कि 42 से 50 तक की जो धाराएं हैं इस अधिनियम की, वो आपके कल्याण यानी कि वेलफेयर से रिलेटेड है। तो वेलफेयर में क्या आएगा कि व्हाट शुड बी द प्रोविजंस रिगार्डिंग वॉशिंग फैसिलिटी, रिगार्डिंग स्टोरिंग एंड ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, regarding sitting, first aid appliance, regarding canteen, shelter rooms, regarding crèches, regarding welfare officers। चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत इजी भी है, लेकिन एग्जाम्स में स्पेशली जो CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं जिनको MCQs पूछे जाते हैं, या जितने भी एग्ज़ाम आपके जहाँ पे लेबर लॉज है, उनमें यही एक चैप्टर आपका फैक्ट्रीज एक्ट का ऐसा है जिसमें एग्जाम देने के बाद में बच्चा माथा पकड़ लेता, अरे यार ये तो गलत हो गया। तो बच्चों याद कीजिए, मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको एक छोटा सा फैक्ट बताया था कि जहां पे आपको कोई डिजिटल डाटा मिल रहा है, जहां पे आपको कोई फिगर मिल रहा है, न्यूमेरिकल फिगर, अगर वो न्यूमेरिकल फिगर आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हेल्थ के अंदर भी जैसे ड्रिंकिंग वाटर का हमने किया था कि जो ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट के बीच में जो है वो 20 फीट या 6 मीटर्स का डिफरेंस होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे जो न्यूमेरिकल डाटा आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को माइंड में रखिएगा कि लेबर लॉज में क्वेश्चन कहाँ बनेगा, जहाँ पे कोई डिजिटल फैक्ट हो। तो देखिएगा हम बात कर रहे हैं आज वेलफेयर की, तो सेक्शन याद रखिएगा 42 से लेके 42 से लेके 50 तक। देयर आर ओनली 8 सेक्शंस रिलेटिंग टू वेलफेयर। तो हम बात करते हैं शुरू से। सबसे पहले वॉशिंग फैसिलिटी। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिजिटल फैक्ट नहीं है, कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं है। है क्या वॉशिंग फैसिलिटी? भाई एक वर्कर है, वर्कर काम कर रहा है, पसीना आ गया गर्मी की वजह से, उसका मन करता है कि मैं अपना मुंह धो लूँ, ठीक है, माउथ वॉश कर लूँ। भाई आप यार उनके लिए कोई माउथ फ्रेशर तो नहीं रख रहे हैं ना, कोई आप कम से कम इतनी फैसिलिटी तो उनको दे दें कि वो जाके अपना चेहरा साफ कर सकें। कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे डस्ट उनके पूरी बॉडी पे है, फ्यूम से जो है वो घिर गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि वो वर्कर को वॉशिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करे। यहाँ वॉशिंग फैसिलिटी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो जाए और नहा के वापस आ जाए, जाए और नहा के वापस आ जाए। यहाँ वॉशिंग फैसिलिटी का मतलब ये है कि वो अपने हाथ धो सके, अपने पैर धो सके, अपना चेहरा साफ कर सके। और अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर मेल और फीमेल दोनों हैं तो यहाँ पे वॉशिंग फैसिलिटी आपको अलग अलग रखनी है। तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल फैक्ट नहीं है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि वो वर्कर के लिए कि वो हाथ धो रहा है। कोई भाई कई बार बच्चे जो है ना यहाँ पे लिख के आते हैं भी कपड़े धोने के लिए, तो जो हेडिंग है वो वॉशिंग फैसिलिटी की है। तो ऑब्वियसली आप वहाँ कोई फैक्ट्री में काम करने जा रहे हो, कोई कपड़े थोड़ी धोगे वहाँ पे, सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ पे आप अपनी बॉडी को साफ कर रख सकें, बस उसकी वॉशिंग फैसिलिटी है। और अगर मेल फीमेल अलग अलग हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग ही जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद में फिर हमारे पास स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स। अब देखिए क्या होता है कि कई बार जो है वो वर्कर
का जो नेचर ऑफ वर्क है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसमें वर्कर्स के कपड़े जो है वो गंदे होंगे ही होंगे, मैले होंगे ही होंगे, तो घर से तो जो है ना वो वर्कर बिल्कुल बाबू बन के टिप टॉप बन के आ रहा है, मेट्रो में बैठ के आ रहा है, सारे वहाँ देख रहे होंगे तो बड़े अच्छी सुंदर सी ड्रेस पहन के आता है, लेकिन वहाँ जाके वो चेंज करता है। अरे भाई, चेंज करता है, काम तो एम्प्लॉयर का ही कर रहा है ना, तो एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि वो वहाँ पे उसको स्टोरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि भाई ये जगह है तो यहाँ अपने कपड़े रख सकता है। और अगर मान लीजिए कि काम करते टाइम कपड़े जो है वो आपके गीले हो जाएं, तो उन कपड़ों को सुखाने की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी, ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। यहाँ पर भी बच्चों कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टोरिंग या ड्राइंग ऑफ क्लॉथिंग जो है, ये जब आप फैसिलिटी प्रोवाइड करें तो इस बात की गारंटी एम्प्लॉयर की होनी चाहिए कि वो कपड़े वहाँ से चोरी ना हो जाएं। तो इसके लिए प्रॉपर प्लेस डिसाइड करना ये एम्प्लॉयर की जो है वो एक प्राइमा फेसाई ड्यूटी है। यहाँ पे भी कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं सिटिंग की। भाई अगर मान लीजिए कोई नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि बेचारा वर्कर जो है वो खड़े खड़े ही काम करेगा, तो भाई मजबूरी है। अब मान लीजिए कि आज मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मेरी 40 मिनट्स की क्लास है या मेरी 1 घंटे की क्लास है, तो उस क्लास के अंदर यार मैं बैठूंगा थोड़ी, सोचने वाली बात है। तो मेरा जो नेचर ऑफ वर्क है वो स्टैंडिंग है, लेकिन सोचिएगा कि मैं बच्चे को होमवर्क दे रहा हूँ, तो क्या उतनी देर में नहीं बैठ सकता? वर्कर जो है वो लाइट चली गई है तो क्या वो वहाँ मशीन पे खड़ा ही रहे? तो ऐसी सिचुएशन के आपको नियर बाय प्लेस मशीन के आसपास बैठने की व्यवस्था करनी है। यहाँ पर भी कोई न्यूमेरिकल फैक्ट नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात आपको यहाँ पे मिलेगी। क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे बनता है वो ये है कि यहाँ पे एक्चुअल में सिटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो जो फैक्ट्रीज एक्ट है बच्चों, उसके अंदर जो अथॉरिटीज़ बताई हुई हैं, इंस्पेक्टर है, जैसे सिक्योरिटी इंस्पेक्टर है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, इस तरह से चीफ इंस्पेक्टर है। तो जो सीआई यानी कि जो चीफ इंस्पेक्टर हैं, वो किसी भी फैक्ट्री के रिगार्डिंग ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे सिटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्कर का जो नेचर ऑफ वर्क है, वो काम करने का जो उसकी प्रकृति है, वो काम कैसे कर रहा है, अगर वो काम बैठ के किया जा सकता है तो हर हाल में वहाँ पे एम्प्लॉयर को सिटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इस बात की गारंटी कौन देगा? चीफ इंस्पेक्टर। इसका मतलब चीफ इंस्पेक्टर जो है वो उस एम्प्लॉयर को बाउंड कर सकता है कि भाई ये काम बैठ के किया जाने वाला है, खड़ा होकर किया जाने वाला नहीं है। इसका मतलब मशीन के साथ साथ में वर्कर्स को सिटिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाए। चलिए उसके बाद में बात करते हैं। फिर हमारे पास आता है फर्स्ट एड अपीलियंस। अब आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, फर्स्ट एड बॉक्स। लगभग हमारे सभी घरों में होता है। भाई कोई काम कर रहे हैं, चोट आ गई है ना, तो हर चोट के लिए यूँ तो नहीं है कि हॉस्पिटल भागो, घर पे ही अपने कोई पट्टी कर लेते हैं ना, घर पे ही थोड़ा सा बैंडेज वगैरह लगा लेते हैं। तो इस तरह से जो आपकी फैक्ट्री है कि वहाँ पे 10 वर्कर काम कर रहे हैं, 20 वर्कर काम कर रहे हैं, 50 वर्कर काम कर रहे हैं, अगर आपकी फैक्ट्री है तो ऐसे सिचुएशन में 150 वर्कर्स तक आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके यहाँ 150 वर्कर काम कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ 150 वर्कर काम कर रहे हैं, तो आपको एक अलग से एक ऐसा कोई एम्प्लॉय आपको रखना पड़ेगा जो गवर्नमेंट से इस तरह मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सर्टिफाइड हो। तो बच्चों आप देखिएगा, एक तो होता है जो बीटेक करके इंजीनियर बनता है, और एक कोई आईटीआई डिप्लोमा किए हुए इंजीनियर्स भी होते हैं। तो दोनों की बराबरी तो नहीं है ना, क्योंकि दोनों की डिग्रियां अलग अलग है, एक डिप्लोमा है और एक डिग्री है। तो इसी तरह से यहाँ पे एम्प्लॉयर की ये कोई ड्यूटी नहीं है कि वो किसी एमबीबीएस या एमडी एमएस डॉक्टर को यहाँ बिठा दे। कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, कॉम्पिटेंट है, मतलब यूँ समझ लीजिएगा जैसे गली मोहल्लों में कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनको अपन डॉक्टर्स बोलते हैं, पर एक्चुअली दे आर नॉट डॉक्टर्स। तो वो जो नर्सिंग मेल या फीमेल है, उस तरह के लोगों को एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि एम्प्लॉयर वो वहाँ पे उनको अपॉइंट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर किसी को चोट लग जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हॉस्पिटल भेजा जाए, वही जो अटेंडेंट है वो उनको देखेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल फैक्ट आ गया, 150 अप टू 150 वर्कर्स एक फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास होना चाहिए।
और अगर मान लीजिए 150 से ज़्यादा हो गए, मान लीजिए 151 हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में फिर दूसरा फर्स्ट एड बॉक्स, यानी कि आपके पास 2 फर्स्ट एड बॉक्स होने चाहिए। और अगर यहाँ पे आपके वर्कर्स जो है वो 500 तक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 150 पे 1 हो गया, 300 पे फिर आपके 2 हो जाएंगे, है ना, 450 पे फिर आपके 3 हो जाएंगे, 500 वर्कर्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके वर्कर्स मोर देन 500 हैं तो भैया खाली फर्स्ट एड अपीलियंस से काम नहीं चलेगा। अब आपको यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है AR एम्बुलेंस रूम, अब आपको यहाँ पे एक एम्बुलेंस रूम क्रिएट करना पड़ेगा। आप यूँ समझ लीजिएगा कि आपको अपनी उसी फैक्ट्री में, यार यहाँ पे 500 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, वो छोटी मोटी फैक्ट्री तो नहीं होगी ना, तो खूब बड़ा कैंपस होगा, उसके प्रीमाइसेस खूब बड़ी होगी, तो वहाँ पे आपको एक छोटी सी डिस्पेंसरी इस्टेब्लिश करनी है। समझिएगा मेरी बात को, कि पहले कोई पर्टिकुलर रूम की बात नहीं हो रही है, लेकिन पर्टिकुलर पर्सन जरूर है। अब आपको एक प्रॉपर डिस्पेंसरी, तो वहाँ पे एक मेडिकल अटेंडेंट बैठाओगे आप, प्लस आपको नर्सिंग स्टाफ भी रखना पड़ेगा। इसका मतलब अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो जाती है और कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो उसका उसी डिस्पेंसरी में, उसी एम्बुलेंस रूम में ही उसका ट्रीटमेंट होगा। और अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया है तो ये मेडिकल अटेंडेंट जो हैं, यहाँ पर भी देखिएगा ये नहीं कहा गया कि कोई MDS, कोई MD, MS, MBBS डॉक्टर होना चाहिए, बस इन्होंने ये बताया हुआ है एक सर्टिफाइड इस काम के लिए कोई पर्सन है वो होना चाहिए। तो वो अगर कोई मेजर एक्सीडेंट है तो वो एम्बुलेंस के थ्रू, इसीलिए इसको एम्बुलेंस रूम कहा जाता है, स्पॉटिंग उसकी वहाँ कर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए हड्डी टूट गई है तो उसकी स्पॉटिंग जो है वो यहाँ इस डिस्पेंसरी में की जाएगी और उसको सिविल हॉस्पिटल रवाना कर दिया जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आप थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है आपसे, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो 500 वर्ड्स है ना, ये ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। भाई वहाँ क्वेश्चन आ गया कि एम्बुलेंस रूम की जो रिक्वायरमेंट है वो कितने वर्कर्स पे है। ऑप्शन में आ गया लेस देन 500, ऑप्शन में आ गया मोर देन 500, ऑप्शन में आ गया 500। तो वहाँ पे दिमाग घूम जाएगा कि यार 500 था या 500 से ज़्यादा था। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, मोर देन 500, इसका मतलब अगर 500 तक है ना तो खाली फर्स्ट एड बॉक्स से ही काम चल जाएगा, पर जैसे ही 500 से ऊपर हुए आपको एक एम्बुलेंस रूम क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कई बार बच्चे बड़ी मजाकिया क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर मान लीजिए कि यहाँ पे 550 वर्कर्स हो गए, तो उन्होंने एम्बुलेंस रूम क्रिएट कर दिया, पर नेक्स्ट ईयर जो है उसके पास सिर्फ 400 वर्कर ही रह गए। तो कोई बात नहीं भाई, एक बार क्रिएट हो गया ना, इसका मतलब कैपेसिटी तो है ना वहाँ पे, अब वो आपको एम्बुलेंस रूम रखना ही पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट आप ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है बच्चों कैंटीन का। तो कैंटीन और जो रेस्ट रूम, शेल्टर या लंच रूम का जो है, इन दोनों को आप इकट्ठा समझिए। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ रेस्ट रूम की या शेल्टर की, इसी को हम लंच रूम भी बोलते हैं। अगर आपके यहाँ पे मिनिमम 151 वर्कर्स काम कर रहे हैं मिनिमम, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लिखा क्या हुआ है सेक्शन के अंदर 150 वर्कर्स, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है मोर देन 150, बस यही हमारी गड़बड़ होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर 150 से ज़्यादा वर्कर आपके यहाँ हैं लेकिन 250 तक, 250 तक, तो आपको एक लंच रूम, मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है हमारी और यहाँ पे 200 वर्कर काम कर रहे हैं, तो एक अलग से एक रूम जो है वो उनको दे दिया जाएगा कि भाई आप अपना यहाँ लंच रूम ये आपका है, आप इंटरवल के अंदर, जो भी इंटरवल होता है उसके अंदर आप अपनी यहाँ पे अपने खाना वगैरह खा सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपके इंटरवल टाइम है आप आराम कर सकते हैं। तो एक लंच रूम हम बना देंगे, उसी को लंच रूम कहा जाता है, उसी को शेल्टर रूम कहा जाता है, उसी को ही आपका रेस्ट रूम कहा जाता है। ये नहीं कि ये अलग अलग हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर 150 से ज़्यादा हो और मैक्सिमम कितना है 250 वर्कर्स, पर भाई हमारे यहाँ तो वर्कर ही सिर्फ 100 है, तो क्या होगा फिर? एम्प्लॉयर जो है ना उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ आप अपनी मशीन पे खड़े खड़े खाना खा रहे हो, कहीं बैठ के खाना खा रहे हो, एम्प्लॉयर कहता है मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। कानून ये कहता है कि 150 से ज़्यादा हुए ना तो मैं एक रेस्ट रूम या एक लंच रूम की व्यवस्था करूँगा। ये मैं नहीं कह रहा बच्चों, ये आपके इस फैक्ट्री एक्ट में लिखा हुआ है। मेरा ये मानना है कि
गवर्नमेंट को इस प्रोविजन को ख़त्म कर देना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ 10 वर्कर भी काम कर रहे हैं तो भी उनको रेस्ट रूम देना ज़रूरी है। जैसे कॉलेज के अंदर एक कॉमन रूम होता है ना, बच्चियाँ सारी बैठी होती हैं, बॉयज़ के लिए भी होता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ क्या फ़र्क पड़ता है? 10 वर्कर काम कर रहे हैं, 20 वर्कर काम कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अगर आपके यहाँ रेस्ट रूम या लंच रूम नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो है वो वर्कर घर पे जाएगा, ठीक है, खाना खाने के लिए, या अगर वो वहीं पे खाना खाएगा तो जहाँ पे वो काम कर रहा है वहीं पे खाना खाएगा, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ तो होंगे ही होंगे। तो मेरे हिसाब से ये प्रोविज़न जो है वो ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन हमारे काम का है, वर्कर्स के नहीं, हमारे काम का है। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर्स कितनी है? मोर देन 150, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। 150 लिखा हुआ है और बच्चा 150 ही याद रखता है, लेकिन उससे पहले जो वर्ड लिखा हुआ है मोर देन 150, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो अगर कम से कम 151 वर्कर हैं हमारे पास तो शेल्टर रूम की या रेस्ट रूम की ज़रूरत है। और कब तक? 250 तक। तो इसका मतलब जैसे 251 हुए क्या होगा? देयर शुड बी ए कैंटीन। अब उसी फैक्ट्री कैंपस के अंदर आपको एक कैंटीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई बच्चों कि कैंटीन के अंदर एम्प्लॉयर की सिर्फ जो ड्यूटी है ना वो ये है कि वो एक कैंटीन इस्टेब्लिश करेगा अगर वहाँ पे वर्कर्स मोर देन 250 हैं। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा मोर देन 250 है, क्योंकि 250 पे कैंटीन की ज़रूरत नहीं है, खाली रेस्ट रूम की ज़रूरत है। 250 से ज़्यादा हुए कैंटीन होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो एम्प्लॉयर है उसने एक कैंटीन की जगह दे दी, एक्स्ट्रा कैंटीन बना दी। अब उस कैंटीन के अंदर सर्विस क्या है, ये कोई एम्प्लॉयर की ड्यूटी नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके रिगार्डिंग एक केस भी है आपका, बंगाल वाटरप्रूफ वर्क्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1970 का। तो इसका इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। भाई मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, मैंने जाके जो है वो एम्प्लॉयर को शिकायत की कि साहब कैंटीन के अंदर हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा। अब कैंटीन वालों से बात की, वो कहते साहब हम पिछले जो है वो 2-3 महीने से स्ट्राइक की वजह से हमारा काम नहीं चल पाया, हमारा लॉस बहुत है, तो हमारे जो कुछ हमारे यहाँ जो एम्प्लॉई थे वो चले गए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैंटीन की फैसिलिटी के लिए तो एम्प्लॉयर लायबल है, मतलब उसकी बाउंड है वो। वहाँ कैंटीन में जो सर्विस मिल रही है क्या उसके लिए भी वो बाउंड है क्या? ये ध्यान रखिएगा कि वो बाउंड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर मान लीजिए 250 वर्कर काम कर रहे हैं या मान लीजिए 260 वर्कर काम कर रहे हैं, 260 वर्कर काम कर रहे हैं, और उस कैंटीन के अंदर भी 10 एम्प्लॉय जो है उन्होंने वेटर्स रखे हुए हैं, तो क्या वो इनकी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स में काउंट होंगे? नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ इनडायरेक्टली कि जो एम्प्लॉयर है वो कैंटीन की फैसिलिटी करेगा और उसके बाद में उस जगह को वो ठेके पे दे देगा, और जो अब ठेकेदार उस कैंटीन को चला रहा है वहाँ पे जो भी सर्विस मिल रही है वो ठेकेदार लायबल है, उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका बंगाल वाटरप्रूफ वर्क्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1970 का मामला था, उसमें ये बात सामने आई। चलिए, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके यहाँ पे 10, 15, 20, 50, 140, 149, 150 तक भी हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ना किसी रेस्ट रूम की ज़रूरत है ना कैंटीन की ज़रूरत है। जैसे 151 हो गए आपको रेस्ट रूम बनाना है, और जैसे 251 हो गए आपको कैंटीन बनानी है। अब एक मामला और हमारे सामने आया, वर्कर्स जो है वो कोर्ट में पहुंच गए कि साहब हमारा जो एम्प्लॉयर है ना उसने हमारे लिए कैंटीन की फैसिलिटी नहीं की। जज साहब ने पूछा भाई एक बात बताओ आपके वर्कर्स कितने हैं? कि साहब वर्कर्स तो हमारे 70 हैं सिर्फ ही। अब 70 वर्कर्स यार, कानून क्या कह रहा है? कानून तो 251 की बात कर रहा है और आप 70 पे ही कैंटीन की मांग रहे हो। तो कहते साहब देखो, आप हमारा जो अपॉइंटमेंट लेटर है जिस बेस पे हमें सर्विस दी गई है ना, उसके अंदर एक प्रोविज़न ये भी है कि हमारी फैक्ट्री के अंदर कैंटीन की व्यवस्था है। तो बच्चों याद रखिएगा, इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स रिगार्डिंग कैंटीन देन इट शुड बी देयर। हर हाल में इट मस्ट बी देयर, आई शुड से, कि वो वहाँ पे कैंटीन की, फिर आपका ये आंकड़ा ख़त्म है, फिर ये डिजिटल आपका काम नहीं आएगा। इसका मतलब अगर एग्रीमेंट है तो कम वर्कर्स पे भी एम्प्लॉयर को कैंटीन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अदरवाइज कानून सिर्फ यही कहता है 150 से ज़्यादा हो जाए तो शेल्टर रूम, 250 से ज़्यादा हो जाए तो कैंटीन। अब मान लीजिए किसी फैक्ट्री के अंदर फीमेल्स यानी कि औरतें भी काम कर रही हैं, तो अपन बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, हम बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की।
कि वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए भाई। तो यहां पे जो हमारा फैक्ट्री एक्ट है उसके अंदर भी बिल्कुल एक अच्छी व्यवस्था है कि अगर यहां पे औरतें भी काम कर रही हैं एंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स एक्सीड्स 30, दोबारा समझ लीजिएगा, एक्सीड 30 का मतलब मोर देन 30। अगर काम करने वाली औरतों की संख्या 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है, तो यहां पर भी 30 लिखा हुआ है लेकिन उससे पहले जो वर्ड लिखा हुआ है ना मोर देन, वो ध्यान रखिएगा। तो अगर वहां पर 30 से ज्यादा है तो जो एम्प्लॉयर है उसको क्रैच की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्रैच क्या होता है? बड़े बड़े शहरों के अंदर बहुत सारे क्रैचेस खुले हुए हैं। एक तो होता है ना बच्चे को हम स्कूल में भेज देते हैं तो वो तो स्कूल है, एक मदर जो है वो ऑफिस चली गई, फादर भी अपने ऑफिस चला गया, छोटा बच्चा था उसको कहाँ कहाँ साथ लेके घूमे, तो आस पड़ोस के अंदर कोई क्रैच होता है वहाँ उनको दे देते हैं, जब तक वो जॉब से वापस नहीं आ जाते वो उस बच्चे को संभालते हैं। यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसको ही एक क्रैच की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसके लिए एक विमेन केयर टेकर रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो ये है कि नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स शुड बी मोर देन 30। इसका मतलब 30 है, 28 है, 25 है, कोई ड्यूटी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है एम्प्लॉयर की, रखे चाहे क्रैच रखे चाहे ना रखे। 30 से ज़्यादा होते ही क्रैच रखना पड़ेगा, भले ही सिर्फ 2 औरतें ही ऐसी हैं जिनके बच्चे हैं। अब ये जो औरतें हैं अगर इनका बच्चा है तो बच्चे को साथ लेके थोड़ी काम करेंगी, तो ऐसे में उस बच्चे को क्रैच में रखा जाएगा। इस बच्चे की उम्र, अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, इस बच्चे की उम्र जो है वो अंडर 6 होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जन्म के बाद जब भी वो लेडी, क्योंकि आपको पता है मैटरनिटी लीव जो है उसको मिलती है और उसके बाद में जब भी वो काम पे लौटती है तो बच्चा जो है वो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का होगा, कम से कम साल का मान लो, तो 6 साल से नीचे तक उस क्रैच में रह सकता है। और यहाँ पे जो खर्चा आएगा, जो वुमन केयर टेकर रखी हुई है उसको जो पे करना है, और वहाँ पे उस बच्चे के लिए जो रिफ्रेशमेंट्स हैं, जो उस बच्चे के लिए खिलौने हैं, वो सारा खर्चा किसका है? एम्प्लॉयर का है, माँ का नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन एज क्या है? अंडर 6। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए बीच बीच में मदर आके और उसको फीडिंग कर रही है, उसको अपना दूध पिला रही है, तो ये फैसिलिटी भी एम्प्लॉयर को यहाँ पे रखनी पड़ेगी, वो इसके लिए मना नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कि कोई लेडी ये चाहती है कि उसका बच्चा 6 साल का हो गया और क्रैच में रहे, तो भी वो इस क्रैच में रह सकता है, लेकिन अब जो खर्चा आएगा उस लेडी को ही पे करना पड़ेगा। तो अंडर 6 है तो यहाँ लायबिलिटी किसकी है? एम्प्लॉयर की है। अब आ जाता है बच्चों हमारा इसका सेकंड लास्ट पॉइंट आपका, वो है वेलफेयर ऑफिसर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसी एक्ट के अंदर सिक्योरिटी ऑफिसर भी है जो 1000 वर्कर्स पे रखा जाता है, यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर्स भी है। इसके अंदर ये कहा गया कि अगर कहीं पे, अब यहाँ पे देखिएगा मोर देन 500 नहीं है, लिखा हुआ है नॉट लेस देन 500। इसका मतलब अगर यहाँ पे 500 वर्कर है, आई एम नॉट सेइंग 499, इफ there are minimum 500 workers in the factory, there must be appointment of a welfare officer who will see that all the provisions are carried on according to the provisions of the factory act. अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि वेलफेयर ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए मिनिमम वर्कर्स कितने चाहिए? 500। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इसको अपॉइंट कौन करेगा। अब ये क्वेश्चन आ जाए ना तो 99% बच्चे जो हैं वो यहाँ पे गड़बड़ कर जाएंगे। ऑप्शन क्या आता है? क्वेश्चन ये है, हु विल अपॉइंट द वेलफेयर ऑफिसर? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर। अब बताओ यहाँ पे कौन आएगा? एक फोर्थ आ गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो बच्चों आप ध्यान से देख लेना, वेलफेयर ऑफिसर जो है उसको अपॉइंट करेगा एम्प्लॉयर। इसका मतलब ये कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, इसको एम्प्लॉयर अपॉइंट करेगा, एम्प्लॉयर ही इसको सैलरी देगा, कोई गवर्नमेंट सैलरी नहीं देगी। लेकिन यहाँ पे ये जो चीफ इंस्पेक्टर था ये तो गवर्नमेंट अथॉरिटी है भाई, ये तो सब फैक्ट्रियों में जाएगा।
लेकिन ये वेलफेयर ऑफिसर आपकी फैक्ट्री में ही रहेगा। यहाँ पे ये जो मेडिकल अटेंडेंट है ये आप ही अपॉइंट करोगे, आपकी फैक्ट्री में ही रहेगा। यहाँ पे कैंटीन को चलाने वाला, यहाँ पे शेल्टर, यहाँ पे आपकी क्रच को चलाने वाला, ये सब आपकी। यहाँ पर एक बात अपने को और ध्यान में रखनी है कि आप अपॉइंट किसको करना है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी अरे गहरे को नहीं बना सकते वेलफेयर ऑफिसर। उस वेलफेयर ऑफिसर का काम ये है कि वो इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखेगा, इन सारे प्रोविजंस का ध्यान रखेगा। तो क्वालिफिकेशन उसकी क्या होनी चाहिए ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा, खुद एम्प्लॉयर ही अपॉइंट करेगा। तो ये बच्चों आपके प्रोविजंस थे। और लास्ट में जो सेक्शन 50 है हमारा, उसके अंदर एक छोटी सी बात लिखी हुई है, पावर टू मेक रूल्स। इनमें अगर किसी भी तरह का कोई चेंज करना है तो ये तो एक सेंट्रल एक्ट है। आप यहाँ कुछ पावर्स डेलीगेट जरूर की हुई हैं अथॉरिटीज़ को, लेकिन आप कोई मेजर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पे किसी को एग्जेम्प्ट करना है, जैसे मान लीजिए कि मेरे एक फैक्ट्री है और उसमें 600 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो आप बताओ एम्बुलेंस रूम भी होना चाहिए, आप बताओ कैंटीन भी होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए ना। लेकिन मेरी फैक्ट्री के पास में ही सिविल हॉस्पिटल है और मैं गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ कि इस एम्बुलेंस रूम का जो प्रोविजन है इससे मुझे एग्जाम्प्ट किया जाए। या मेरी फैक्ट्री बहुत बड़ी है, वर्कर्स बहुत मैं अच्छा पे कर देता हूँ, लेकिन कैंटीन की फैसिलिटी मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा और पास में कैंटीन भी है, या कोई दूसरी फैक्ट्री है उसमें कैंटीन है और वर्कर वहाँ जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं अप्लाई करूँ तो गवर्नमेंट जो है वो मुझे एग्जाम्प्ट कर सकती है। तो इस तरह के अगर रूल्स बनाना चाहे तो गवर्नमेंट को ये पावर है। तो यहाँ पर जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जब अपन कंसेप्ट पढ़ते हैं, प्रत्यायोजित विधायन किसे कहते हैं, तो वो आप सेक्शन 50 जो है उसका बेस्ट एग्जांपल है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एक्ट तो किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि तो सेंट्रल एक्ट है आपका। लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी हुई है कि इसके रिगार्डिंग अगर कोई वो लेजिस्लेशन क्रिएट करना चाहती है तो वो कर सकती है। तो ये पावर टू मेक रूल्स। तो इस तरह से बच्चों आपके पास ये वेलफेयर के कुछ पॉइंट्स थे। मैंने कोशिश की है कि अच्छे से इसको आप लोगों तक पहुंचाऊं, समझाऊं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी वर्किंग आवर्स फॉर अडल्ट्स, वीमेन एंड चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो है वो आज की तारीख में फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसके रिगार्डिंग क्या अमेंडमेंट है ये भी हम डिस्कस करेंगे। पर जो सेकंड इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब आप भला ही कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई सीएस एग्जीक्यूटिव के हैं, या कोई और आप ऐसा कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल लॉज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।